Viewers, welcome to my channel. Today I am going to discuss the current affair of July and August month, and I will special focus on the gist of Sunset TV. Okay, let's start. इसमें जो है सबसे जो स्टार्ट में हम लोग शुरू करेंगे वो हाल ही में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो यूरोप के 3 कंट्री विजिट करके आए हैं, और वो तीनों कंट्री जो है बहुत छोटा छोटा सा है, बट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, शायद वो क्वेश्चन में फ्रेम हो सके। एक मोल्डोवा, दूसरा नॉर्थ मैसेडोनिया, और तीसरा जो है वो रोमानिया। देखो, मोल्डोवा जो है बहुत छोटा कंट्री है, और ये मैं आपको पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो रोमानिया यूक्रेन के पास है। ठीक है, तो छोटा सा कंट्री है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो विजिट करके आए हैं। तो इसमें जिस्ट यही है कि बस जो विजिट करके आए हैं तो हम लोग 3T की बात किए हैं, ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी और ट्रेड और टैलेंट, इन सब की बात की है। और इसके अलावा हम लोग जो है AI, डिजिटल स्टार्टअप, रिसर्च, इनोवेशन, जो मतलब एक बेसिक चीज़ें होती है वो आप जो है एक कहते हैं ना हम लोग की नॉर्मल वे में एक जो आइडिया लगा सकते हो आप, तो वही सब चीज़ें हुए। कोई ख़ास इस तरह का जो है स्पेशल कुछ साइन या कोई कम्प्रिहेंसिव ट्रीटी वगैरह नहीं हुई है। तो बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों कंट्री कहाँ पर है और उसका जोग्राफिक लोकेशन क्या है वो आप जानकारी रख सकते हो। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है न्यूज़ पे चलते हैं, सेकेंड नंबर। और आपको पता ही है कि जो हमारे जो यूके के अभी जो ब्रिटेन के PM हैं मिस्टर एंडी बुरवान, तो वो जो है जो सेटा दिस मंथ लागू हुआ ना, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सेटा, इंडिया यूके के साथ है ना सेटा, ये बहुत पहले से साइन हो गया था, बट जो इम्प्लीमेंट हुआ वो जुलाई में ही हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जुलाई में जो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया और यूके के बीच सेटा, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें जो है कम्प्रिहेंसिव रूप से ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। और लगभग 98 से 99% जो चीज़ें हैं वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे दोनों कंट्री के बीच। और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा? ऑब्वियसली इंडिया जो है, चूँकि यूके बहुत ही हाई इनकम जो कंट्री है, इसके अलावा जो वहाँ पर चीज़ें हैं वो हम लोग आराम से फूड प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें हम लोग आराम से बेच सकते हैं टैरिफ फ्री। और जो यूके के लिए क्या फ़ायदा होगा? इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट है, वन ऑफ द ग्लोबल लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमसन। तो ये जो है यूके के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से विन विन सिचुएशन है। इसके बारे में यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा न्यूज़ जो है हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक सेकेंड, तीसरा न्यूज़ जो है हम लोग डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ। हालांकि न्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग में तो रिटर्न रहेगा नहीं उतना। तीसरा न्यूज़ है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक। ठीक है, इसमें यही जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम, उसको जो है जनगण मन की तरह जो है वंदे मातरम, इसमें जो वंदे मातरम का जो रूल्स और रेगुलेशन है, और जो इसमें जो वायलेशन का जो रेगुलेशन है वो जनगण मन जो एंथम है उसके बराबर कर दिया गया है। अब इसमें ये होगा कि जो वंदे मातरम है उसको जनगण मन के बराबर दर्जा मिल चुका है, और अगर इसका वायलेशन होगा तो जो इसमें जनगण मन के अपमान में हम लोग जो है जो सज़ा का प्रावधान है वही वंदे मातरम में लागू होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा है, ये छोटा सा चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया। इसके अलावा FCRA जो है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ये न्यूज़ में इसलिए था ना कि इसमें 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट की गई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें में 2-3 की गई है। एक तो अब जो है 5 साल से 1 साल जो है, मतलब हर एक ईयर जो है आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपनी लाइसेंस को, रिन्यू लाइसेंस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये किया गया कि एवरी 5 ईयर से या फिर 1 ईयर में आपको बता दिया, अगर आप उसका वायलेशन करोगे तो आप पे जो है
पेनाल्टी लगेगा, साथ ही साथ आपका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। और तीसरा इसमें ये किया गया कि जिस फंड के लिए, जिस स्पेसिफिक फ़ंड के लिए अगर कोई फ़ंड बाहर से आ रही है फॉरेन फंड, तो उसी में यूज होगा। अगर किसी और जगह यूज हुआ तो वो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और चौथा इसमें ये हुआ कि अगर लाइसेंस रद्द हुआ तो गवर्नमेंट के पास सारी हक है कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाया, कोई फिजिकल बिल्डिंग बनाया या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो वो जब्त कर लेगी, सील कर लेगी गवर्नमेंट। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ना, तो इससे क्या होगा, एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फॉरेन फंडिंग जो है हम लोग इलीगल रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कई बार जो चीज़ें होती है फॉरेन इम्प्लांट होती है, और उससे जो है देश में जो विकास में जो बाधा होती है वो जो है कम हो सकती है। तो इसलिए FCRA को हम लोग ला रहे हैं। हालांकि हाल ही में गवर्नमेंट ने इसे JPC में इसको सेंड कर दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सेंड कर दिया है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार इस कमेटी से अगर रिकमेंडेशन आ गई, उसके बाद जो है पार्लियामेंट फिर इस पर चर्चा करके बिल को पास करेगी। ओके, तो इससे जो है बहुत सारे जो देश है, खास करके USA वगैरह, वो चिंतित क्यों हैं, तो ये समझो आप। इसके पीछे चिंता इसलिए है कि जो फॉरेन फंडिंग है ना, कई बार वो चीज़ें भारत के डेवलपमेंट रोकने में या उनके आइडिया को इन्फ्लुएंस करने में या अपने जो उनका आइडियोलॉजी है उसको मैन्यूवर करने में वो काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ फंड जो है वो इम्प्लांट करते हैं डेवलपिंग कंट्री, जैसे भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इस तरह के कंट्री में। तो अगर इस तरह का जो FCRA एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, तो मैंने आपको बताया इसका क्या क्या प्रोविज़न है, उससे उनको भारी नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ मोर वरीड फॉर USA। लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बताया कि आपको एक माइंड में पर्सपेक्टिव डेवलप हो। इस तरह लिखना नहीं है डायरेक्ट रूप में आंसर राइटिंग में, आप बस एक ऐसा समझ लो कि एक पर्सपेक्टिव जब डेवलप आपके अंदर डेवलप हो जाएगा ना, तो आप ब्रॉड रूप से किसी चीज़ को इनडायरेक्ट रूप से लिख सकते हो डिप्लोमेटिक वे में। ओके, चलिए अब हम लोग 5th न्यूज़ पे आते हैं। फिफ्थ न्यूज़, अभी जो है S जयशंकर गए थे इंडोनेशिया आसियान मीटिंग के लिए। आपको भी पता है कि आसियान जो है 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसमें जो है 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इसमें चाइना भी है। और एक्चुअली ये जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इसमें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये सब आपस में जो ट्रेड करते हैं। हालांकि इसमें इंडिया भी था, लेकिन इंडिया जो बाद में एग्जिट कर गया ड्यू टू आवर ओन सर्कमस्टांसेस। लाइक जो चाइना है उसका काफ़ी ज़्यादा उस पर मोनोपोली एक तरह से है, और जो चाइना का प्रोडक्ट है या फिर अदर कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का जो MSME प्रोडक्ट है उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा, और वो जो है इलीगल रूट से हम लोग का जो इंपोर्ट है वो बढ़ सकता है। तो इन सब विभिन्न कारणों से हम लोग जो है इससे हम लोग एग्जिट कर गए। तो आपको मैं ये बता दिया। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए तो वही जो नॉर्मल हर बार होता है, एक माइंड मैप तैयार किया गया 26 से 30 तक का मैप प्लान तैयार किया गया कि इंडिया और आसियान नेशन का किस तरह का रिलेशन रहेगा, और आगे का जो है चीज़ों को एक मतलब स्ट्रेटजी बनाई गई कि हम लोग टेक्नोलॉजी में किस तरह कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ट्रेड में किस तरह कोऑपरेट करेंगे, पीपुल टू पीपुल टाइज को कैसे बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग अभी म्यांमार से थाईलैंड के लिए IMT कॉरिडोर बना रहे हैं ना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसको, या फिर इसको जो है कालादान प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कनेक्टिविटी है हम लोग आसियान के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जो हमारे बढ़ते हुए इंडियन डायस्पोरा हैं, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस सब में, तो इसको किस तरह से हम लोग को जो है स्ट्रेंथन करना है, और जो ऑन अराइवल वीज़ा परमिट ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इस पे डिस्कस किए। इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी की बात की है,
चूँकि जो आसियान नेशन है उसमें बहुत पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी वगैरह का, तो हम लोग ईवी वगैरह का जो है उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सहायता से। इसके अलावा हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है। आसियान जो है, इससे इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पर काफ़ी ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी डिपेंड करता है, तो इसकी भी हम लोग ने बात की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज की भी बात की है, क्योंकि इंडोनेशिया हो गए, सिंगापुर हो गए, ये सब जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं ना, ये कोस्टल एरिया में पड़ते हैं, तो इनको क्लाइमेट सेंसिटिव जोन में रखा गया है, तो इस पे हम लोग चर्चा किए हैं। और साथ ही साथ जो है जो इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे सेमीकंडक्टर और फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये सब पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो इस तरह का तमाम चीज़ें आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग जो है, कितना हो गया, 5 हो गया ना। 6th टॉपिक ये है कि अच्छा, हाल ही में ना एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में था। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत चर्चा में था। पहले ये समझो होता क्या है। इसमें ये होता है ना कि जैसे जो सैटेलाइट है ना, उसका क्या काम होता है, कलेक्ट करना होता है, स्टोरेज करना होता है, ठीक ना, एनालाइज करना होता है डाटा को, ठीक ना, या विजुअलाइज करना होता है डाटा को, ठीक है। इन सब का जो की एलिमेंट है वो जो है हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसी को बोलते हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कंपोनेंट है। पहला तो ये है कि GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम लोग जो है इसमें मैप प्रोड्यूस करते हैं, और इस मैप का यूज हम लोग डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं, फ्लड जोनिंग में कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी प्लानिंग में कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग दूसरा है GPS। क्या है, GPS में आपको पता ही है, GPS का हम लोग डेली यूज करते हैं, कभी कहीं जाने में, किधर हमको जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, किस तरह का उसमें हम लोग नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये सब जो है GPS के थ्रू वो जो है मैनिपुलेट होता है। तीसरा जो है रिमोट सेंसिंग। तीसरा कंपोनेंट क्या है इसमें, रिमोट सेंसिंग। इसमें जो है ना, वो नाम से पता चला, रिमोट मतलब क्या, दूर से सेंस करना, मतलब अर्थ को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम लोग सेंस कर सकते हैं। जैसे इसरो का डाटा हम लोग क्रॉप मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ना, वेदर पैटर्न के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम रिमोट सेंसिंग मेथड से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है ये भी। और चौथा क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट में, चौथा वही GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जैसे मान लो इंडिया के पास भी अपना भी एक GPS है, उसको क्या बोलते हैं, नाविक। क्या बोलते हैं, नाविक। ये यूज करता है डिफेंस सेक्टर, हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये इंडियन है। मान लो कल के डेट में USA जो है इंडिया के खिलाफ चला गया और वो GPS को बंद कर दिया, या उसका जो सिस्टम है उसको ऑफ़ कर दिया, वर्किंग कंडीशन ऑफ कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मिसाइल तो काम करना बंद कर देगा इस सिचुएशन में। इसलिए हम लोगों ने किसका खोज किया, किसको हम लोग ने किस चीज़ को बनाया, नाविक को बनाया, ठीक है। नाविक जस्ट लाइक GPS ही होता है, और ये एक्यूरेट और पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक करता है। इसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन EU का भी एक अपना GPS है, उसको कहते हैं गैलीलियो, ठीक है। इस तरह का अपना, आप देखो इंडिया के केस में कहाँ कहाँ ये सब चीज़ का यूज होगा, जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया, बहुत सारा जगह होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे PM गति शक्ति योजना, मान लो गति शक्ति योजना, तो इसमें हम लोग कहाँ पर सड़क बनानी है, किस एरिया से गुजारनी है, वहाँ पर लोकेशन किस तरह का है, टोपोग्राफी या वेदर पैटर्न किस तरह का है, इस तरह की चीज़ें, या फिर कनेक्टिविटी किस तरह शॉर्टर लेंथ में इंश्योर होगी, तो ये सब चीज़ें जो है हम जो है PM गति शक्ति से, जैसे हम लोग मजाक में भी कहते हैं ना, कई बार जो रील भी देखते हैं मीम्स वगैरह, उसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी से बना है रोड, तो हम लोग जो है रोड स्पेस टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं, तो इसी सहायता से बना सकते हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। दूसरा PM स्वामित्व योजना, इसमें जो है ज़मीन भूमि जो है आपको ज़मीन का कार्ड दिया जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यही सब जो सैटेलाइट वगैरह है। तीसरा हम लोग नाविक आपको बता ही दिए, ठीक ना, ये सब हो जाएगा। ओके, अब देखो हाल ही में SCO का समिट जो है किर्गिस्तान में हुआ था, आपको शायद ध्यान हो ना हो,
किर्गिस्तान में एससीओ का समिट हुआ था। ये वन लाइनर के तौर पर आप कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि एससीओ समिट में जो है वो क्या क्या टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, और ब्रिक्स और बिम्स्टेक और एससीओ सब में क्या अंतर है, तो मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग और न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ हम लोग जो है ये कर सकते हैं कि हाल ही में जो पीएम कितना हो गया था, इससे पहले शायद 6-7 हो गया था, 8 कर लेते हैं। तो एथ टॉपिक में हम लोग ये शुरू करते हैं कि पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है हाल ही में 10 ईयर्स पूरा किए। पीएम कृषि सिंचाई योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स पूरा किए हैं। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहला तो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? दूसरा हो जाएगा इसमें हर खेत को पानी। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? वाटर सेट डेवलपमेंट। आप चाहो तो लिख सकते हो। और चौथा क्या हो जाएगा इसमें? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो अब ये लिख लेना अपना। इसके अलावा देखो और क्या क्या न्यूज़ में था। 9th टॉपिक में आप ये लिख सकते हैं कि हाल ही में जो लैंग्वेज था ना, हिंदी वाला लैंग्वेज, उसकी आर्टिकल अब ध्यान रखना, वो थोड़ा न्यूज़ में था। जैसे आर्टिकल 351 क्या बोलता है? ये बोलता है कि डायरेक्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप हिंदी लैंग्वेज को आप स्प्रेड और प्रमोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्प्रेड और प्रमोट कर सकते हो। तो स्प्रेडिंग एंड प्रमोटिंग द हिंदी लैंग्वेज इज मेंशन इन आर्टिकल 351 आ सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ड्राई पोर्ट्स काफ़ी चर्चा में था। जैसे हमारे यहाँ है ना बीटा पोर्ट है ना, तो बीटा पोर्ट काफ़ी चर्चा में रहता है कई बार, पर बिहार में खास करके एक ही ड्राई पोर्ट है भाई साहब हमारा। तो देखो ड्राई पोर्ट क्यों चर्चा में रहता है, इसका क्या कारण है, और ये नॉर्मल पोर्ट से क्यों अलग है? देखो नॉर्मल पोर्ट की जो कनेक्टिविटी होती है वो सी से डायरेक्ट मीट करती है। मतलब सी के आसपास अगर कोई पोर्ट है, मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ पर कोई पोर्ट है तो वो सी के आसपास है, बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी मान लो है, तो ये हो गया वेट पोर्ट। ठीक है, नॉर्मल जो पोर्ट होता है। भारत में 12 मेजर पोर्ट है, बाकी 100 से ज़्यादा हम लोग माइनर पोर्ट के रूप में रखें। अब ड्राई पोर्ट क्या होता है? बिहार तो भाई साहब यहाँ है, तो ये ड्राई पोर्ट क्या होता है कि ये ड्राई पोर्ट का समुद्र से दूर होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि ये लॉजिस्टिक सप्लाई में ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये इसमें कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कई सारे जो जहाज वो आते रहते हैं, तो यहाँ पर रखने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। अब मान लो यहाँ से पंजाब से हरियाणा से कोई सामान लाए, पहले ड्राई पोर्ट पे एक जगह रख दिए, उसके बाद आराम से ले गए हम पोर्ट पर। ठीक है, तो इसका ये कनेक्टिविटी प्रदान होगा, लॉजिस्टिक जो सप्लीमेंट होगा वो इम्प्रूव होगा, स्टोरेज और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। ठीक ना, कस्टम क्लियरेंस जल्दी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है शेड्यूल्स कस्टम ऑफिसर का। यहाँ पर आराम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनलैंड है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, उतना ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ कस्टम क्लियरेंस या कस्टम हैंडलिंग वगैरह क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फ़ायदा है ड्राई पोर्ट का। तो अगर मेंस में या कहीं पर कुछ पूछा जाए इंटरव्यू में, तो ये सब आप बता सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग जो है 11 टॉपिक पे आते हैं। हाल ही में जो लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन लाया गया था, ठीक ना, इस पे हाई पावर टास्क फोर्स बनाया गया। उनका नाम याद रखना, नंदन नीलेकनी कमेटी के अंदर बनाया गया, नंदन नीलेकनी। एक बेसिकली ये कमेटी जो है ना, ये देखेगी कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, इसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इसमें कौन सा मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर को किस तरह से इंटीग्रेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो देखना है ना, इनका काम है। ठीक है, हाई पावर टास्क फोर्स जो बनाया गया है नंदन नीलेकनी के अंदर, तो इसका ये काम है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर।
अब हम लोग आते हैं 12th नंबर टॉपिक पे। 12th नंबर टॉपिक क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अभी काफ़ी चर्चा में था, तो एक बार आपको मैं ये बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ना क्यों चर्चा में था ये समझो। जैसे आर्टिकल में ये बोला गया कि इसरो का जो थोड़ा सा ऑटोनॉमी है ना वो कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म में हमको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इसरो में खास करके, और इसलिए इसरो के साइंटिस्ट वगैरह हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि कई सारे साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि इसका रीज़न परफेक्ट कहीं अभी मेंशन नहीं है। इस पर गवर्नमेंट जो है जांच कमेटी बैठाई है ताकि समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं कि क्यों साइंटिस्ट छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ जो राइटर है वो ये तर्क लगा रहे हैं कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है ना पीएम के अंदर पहले डायरेक्ट आता था, अभी भी आता है, लेकिन इसमें इसरो वगैरह जो था ना पहले फुल्ली ऑटोनॉमी स्टेट में था। ठीक है, अब इसमें दो और हम लोग ले आए हैं। एक ले आए NSIL ले आए हैं, और उसके अलावा एक ले आए हैं इन स्पेस। क्या ले आए? इन स्पेस ले आए हैं। अब देखो दोनों क्या है पहले ये समझो। अब ना तीनों में काम बढ़ चुका है। इसरो क्या करता है कि सैटेलाइट बनाता है। क्या करता है? सैटेलाइट मान लो बनाया, रिसर्च इनोवेशन सब कुछ करके मेहनत करके सैटेलाइट फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद इसरो जो है लॉन्चिंग व्हीकल बनाता है, नेविगेशन नाभिक जैसे आपको ने बताया इससे पहले थोड़ी देर पहले, रिमोट सेंसिंग वगैरह जो है जो बताया आपको। तो ये सब क्या करता है? इसरो बनाता है या इसको रेगुलेट करता है। तो NSIL जो है जो भी इसका बिजनेस और कॉमर्शलाइजेशन है ना उसका काम ये करता है। मान लो हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बना दिए, तो PSLV GSLV अब बना के ना प्राइवेट कंपनी को बेचेंगे या किसी देश को बेचना हो तो वो सारा जिम्मेदारी NSIL उठाएगा। ठीक है, नेशनल स्पेस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अब देख रहे हो कि अभी जो विक्रम एरोस्पेस है काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि वो जो है पहला अपना सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में उसका सक्सेसफुली पहुंच गया है, तो इस कारण वो चर्चा में है। तो इस तरह के जो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है तो उसको रेगुलेट करना, मैनेज करना, उसको फंड प्रोवाइड करना या उसको स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, अप स्किल, री स्किलिंग, ये सब करना, ये सब तमाम काम जो है ना इन स्पेस का है। ठीक है, तो आप समझ गए ना तीनों का क्या क्या काम है। इसरो का अपना जो पहले वाला काम चलते आ रहा है ट्रेडिशनल, सैटेलाइट बनाओ भाई, उसको लॉन्चिंग पैड बनाओ, रिमोट सेंसिंग बनाओ, नाभिक बनाओ, ये सब। NSIL अब नया जो है फॉर्म हुआ तो उसमें बिजनेस और कमर्शियल हो जाएगा, और इन स्पेस तो आप समझ ही गए होगे। तो इससे क्या हो गया ना कि इसरो का ऑटोनॉमी घट गया। जब किसी चीज़ का ऑटोनॉमी घटता है ना तो लोग का इंटरेस्ट भी घट जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो राइटर का यही कहना है कि ऑटोनॉमी घटाए, इसलिए हम लोग जो है साइंटिस्ट को खो रहे हैं। हर साल जो है 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। तो हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है। इसमें ये आप बोल सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन था तो अब NSIL और इन स्पेस आ गया तो इसका बर्डन कम कर दिया। ठीक है, अब प्रॉपर कंप्लायंस मैकेनिज्म हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी अब ज़्यादा एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रहा, अलग अलग जगह रहा, तो इनका जो है काम करने का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ये सब आप बता सकते हो प्रोज में। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट 13th पॉइंट पे आते हैं। ओके, देखो 13 पॉइंट जो है अभी जो CV रमन चर्चा में थे, CV रमन जो है ये चर्चा में थे। तो जब चर्चा में थे ना तो थोड़ा सा ये पढ़ लो, रमन इफेक्ट। व्हाट इज रमन इफेक्ट, ये थोड़ा सा जान लो। रमन इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब पार्टिकल ट्रैवल करती है तो उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ अब फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो पार्टिकल है ना वो जो है स्कैटर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है। और जब स्कैटर होता है ना तो उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है भाई साहब। और इसी के कारण उसमें एक स्पेशल जो है इफेक्ट जनरेट होता है, उसको कहते हैं रमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट। समझ गए?
नॉर्मल केस में क्या होता है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहता है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे अमाउंट ऑफ पार्टिकल है वो स्कैटर हो जाता है, उसी को कहते हैं रमन इफेक्ट। इसका यूज कहाँ होता है? तो बहुत जगह इसका यूज होता है भाई साहब। जैसे हम लोग इसका यूज अगर बात करें तो पहला इसका यूज होगा मेडिसिन में, दूसरा फॉरेंसिक में, तीसरा केमिकल एनालिसिस में, और चौथा फार्मास्यूटिकल या मटेरियल साइंस में। ओके, चलो ये समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 14th। पे आते हैं। इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि हम लोग ना बिम्स्टेक, सार्क, एचसीओ, ब्रिक्स, इसका एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेंगे कम्प्रिहेंसिव वे में, सो डैट कि इसके पीछे जो बार बार कन्फ्यूजन होती है ना, कितने कंट्री हैं, कौन है, नहीं है, किसका कौन मेंबर है, कब स्थापना हुआ, काम क्या है, तो हर चीज़ का इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो इसको आपको ना एक मैं अच्छे से कम्प्रिहेंसिव वे में बता देता हूँ, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, देखो भाई, सबसे पहले हम बिम्स्टेक की बात करते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक का मीटिंग भी हुआ था, ध्यान हो अगर आपको तो। बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ था और न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया। पहला, ऑब्वियसली भाई बिम्स्टेक में क्या है, जैसे ये इंडिया है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो इसके आसपास जितने भी कंट्री ना, इंडिया हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कंट्री हैं, एक श्रीलंका हो गया, तो ये सब बिम्स्टेक में आते हैं। तो बिम्स्टेक में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी वो हुई थी मैरीटाइम सिक्योरिटी की। किसकी हुई थी? मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑब्वियसली सब मैरीटाइम से ही कनेक्टेड है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी ना, और किसकी होगी? पहला यही हुई। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। भाई साहब ये तो कॉमन है, कहीं भी आप चिपका सकते हो ये सब चीज़ें। साइबर सिक्योरिटी के बाद जो है एनर्जी सिक्योरिटी की बात इसमें हुई, ये भी कॉमन ही समझ लो आप, क्योंकि बढ़ता डिसरप्शन जो है एनर्जी सिक्योरिटी की बात हमेशा करेगा आप लोग। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई, ठीक है। इसके बाद टेररिज्म सबसे हॉट टॉपिक रहता है हर टाइम के लिए। टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ों की बात की गई, ठीक है। उसके बाद नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की गई। इंडिया जो है, इंडिया का नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसके बाद जो है कैसे जो है ग्लोबल लीडर बनना है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया। अब देखो बिम्स्टेक में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इस पे आते हैं, सार्क पे। किस पे आते हैं? सार्क पे। तो सार्क में देखो ध्यान रखना कि कौन कौन से कंट्री हैं जो बिम्स्टेक से अलग हैं, तभी आपको उसके बीच डिफरेंस समझ आएंगे। ओके, दूसरा जो है सार्क, तो साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसमें जो है ना बिम्स्टेक के जितने कंट्री हैं वो जोड़ लो, साथ में एक पाकिस्तान को जोड़ लो और अफगानिस्तान को भी जोड़ लो, ठीक है। और म्यांमार और थाईलैंड को उड़ा दो, म्यांमार और थाईलैंड को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये सार्क में आ जाएंगे। अब देखो इसका भी वही है, सार्क का रेगुलर मीटिंग हालांकि होता नहीं है पाकिस्तान के कारण, इंडिया और पाकिस्तान का जो राइवलरी है उसके कारण, ठीक है। तो हम लोग जो है सार्क को एक बेटर वे में जो कह सकते हो कि जो इंटरनेशनल जो मल्टीलेटरल फोरम है उसके रूप में हम लोग नहीं देखते हैं, या फिर देखते भी हैं तो काफ़ी कैजुअल वे में देखते हैं, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तीसरा हम लोग आते हैं एससीओ में। ये कभी कभी ज़्यादा जो है सीरियस मीटिंग होती है, अभी भी किर्गिस्तान में हुई तो आपको बताया ही था। तो एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ। इसमें 10 मेंबर हैं। इसमें मतलब बेसिकली बड़े बड़े कंट्री में चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और रसिया हो गया, ठीक है, और ईरान हो गया, और इसके साथ साथ जो है बेलारूस हो गया, और वही किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक ना, ये सब कंट्री हैं। तो एससीओ जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फुल फॉर्म है। इसका भी वही है इम्पोर्टेंस भाई साहब कि टेररिज्म है, ठीक है, और रीजनल सिक्योरिटी है,
एनर्जी सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया है, ठीक ना, एनर्जी कॉपरेशन है, एनर्जी कॉपरेशन और ट्रेड कनेक्टिविटी, ये सब की चर्चा इसमें है। ओके, तो एससीओ भी आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग ब्रिक्स पे। ब्रिक्स में आपको पता है कि 10 कंट्री है। कितना कंट्री? 10 कंट्री। तो ब्रिक्स में जो है ना, ब्रिक्स में 10 कंट्री, एक साउथ अरेबिया है, लेकिन साउथ अरेबिया अभी साउथ अरब जो है वो फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ बोला ही है, तो इसलिए 11 कंट्री के वाला 10 ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो है मेन मोटिव है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और ग्रुप ऑफ इमर्जिंग या डेवलपिंग नेशन, ग्रुप ऑफ इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रिक्स है ना, ये जो इसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, कभी कभी वो जो है लोन में काम आता है, और एआई वगैरह, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, सब की चर्चा हम लोग इस पर करते हैं। और हालांकि चैलेंज पता ही है कि चाइना जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा वो अपना दबदबा रखता है, वो अपना स्टेक रखता है, जिसके कारण इंडिया जो है कई बार खुल के बात नहीं कर पाता, या फिर इंडिया का जो रोल है इसमें कम हो जाता है ऑब्वियसली। और इसके अलावा ब्रिक्स में क्या चैलेंजेज है, जो ये ब्रिक्स करेंसी है उसको ट्रम्प जो है कई बार, इसके अलावा और भी इसमें चैलेंजेस है, जैसे कि ब्रिक्स करेंसी हम लोग की बात करते हैं, लेकिन जो यूएसए का प्रेशर है वो उस पर जो है कई बार चीज़ें नहीं हो पाती है। इसके अलावा और क्या प्रेशर है कि जो इसको जो एंटी वेस्ट ग्रुप के रूप में देखा जाता है वेस्टर्न नेशन के द्वारा, तो ये सब एक चैलेंज के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो, कई बार आप लोग सोचते होंगे कि भाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, मल्टीलेटरल कौन सा होता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है। तो मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ इस बार, ठीक है, ताकि अभी सब में कन्फ्यूजन नहीं हो सब वर्ड में कभी। देखो, अब ये ध्यान रखना कि जैसे यूएन है, मान लो यूएन, ये क्या है पता है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, होल वर्ल्ड इसमें शामिल है। मोस्टली 193 कंट्री है भाई साहब, तो लगभग वो होल वर्ल्ड तो हो ही गया। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देखो, WHO है, ठीक है, IMF है, WTO है, ये सब भी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो, जैसे SCO है, ब्रिक्स है, ठीक है, सार्क है, ये सब क्या है भाई, ये सब जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई रीजन के लिए स्पेसिफिक है ना, इसीलिए। या नाटो हो गया, नाटो तो क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप। तो ये हो गया। इसके अलावा देखो, अब मल्टी फोरम ऑर्गेनाइजेशन पता है किसको बोलते हैं? मल्टी फोरम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं G20, जैसे हुआ G20, इसको बोलते हैं मल्टी लेटरल फोरम, मल्टी लेटरल फोरम। तो ये G20 हो गया। और जैसे G7 हो गया, ये भाई इनफॉर्मल ग्रुप है, ये कोई ग्रुप ही ऐसा नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है, जो डेवलप कंट्री अपना एक ग्रुप बना ली छोटा सा, तो उसको G7 बोलने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें चौदह टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिया। और 15वां टॉपिक क्या आएगा पता है? 15वां आएगा इसमें कि माइंस एंड मिलियट डेवलपमेंट, तो है ही, चलो ये तो इसमें थोड़ा सा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी न्यूज़ में था, तो थोड़ा जान लो क्या होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो, ये 6 शेड्यूल के अंदर आता है, कितने के अंदर? 6 शेड्यूल के अंदर आता है, और आर्टिकल 244 के 2 और 275 के 1 में आता है, ठीक है। और देखो, इसमें जो है कुछ पावर दिए गए हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, आपको पता होगा, AMTM, असम, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, ये चारों स्टेट में ये पावर दिए गए हैं कि जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, इसमें 30 मेंबर होंगे, कुछ मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, बाकी खुद वो लोग सेलेक्ट करेंगे बाय द एडल्ट सफरेज के द्वारा, जैसे हम लोग ग्राम सभा को करते हैं ना, उस तरह। और इसमें पावर दिया गया जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर है,
जुडिशियल पावर भी है इसमें भाई साहब। जुडिशियल में क्या है कि ये छोटा मोटा कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहीं पर अपना जो खुद का जो समस्या है उसको निपटारा कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम या यूज ऑफ लैंड कैसे करना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ को ये खुद मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि लैंड रेवेन्यू जो है ये सब कैसे कलेक्ट करना है, कितना करना है, ये सब खुद ये देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा अंतर समझ लो कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में थोड़ा अंतर होता है। 5th शेड्यूल में क्या होता है ना कि जो गवर्नर है ना उसका ज़्यादा सेंट्रल होता है, मतलब इसमें इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नर सेंट्रिक इन्फ्लुएंस, गवर्नर सेंट्रिक इन्फ्लुएंस किस में, 5th शेड्यूल में। और 6th में ऐसा नहीं होता है, 6th में गवर्नर का थोड़ा कम हो जाता है और ज़्यादा उसका जो क्या होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नाम ही है ऑटोनोमस, नाम से पकड़ो, नाम क्या है ऑटोनोमस, मतलब उसके अंदर कोई ऑटोनोमिटी है, इसका उसका नाम इस तरह का पड़ा। ओके चलो इतना ही इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगा पिछले 2 महीने के करंट अफेयर में, तो मैं आपको बता दिया। बाकी कुछ और भी पॉइंट होंगे तो मैं आपको जो है अगले वीडियो में कभी फिर बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो मैं डेली एडिटोरियल वीडियो बनाता हूं उसमें भी कुछ पॉइंट को मैं जो है इंक्लूड करता जाता हूं, तो उससे क्या होता है कि एक साथ बर्डन नहीं आता है, तो आप चाहो तो वहाँ से वीडियो भी वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच।